तो हमने कल क्या देखा था कि हम आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, और आयनिक कंपाउंड में हम देख रहे थे कि आखिरकार कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होने के लिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पर कुछ एनर्जी टर्म्स यूज आते हैं। ठीक है, विदाउट उस एनर्जी टर्म्स को हम पढ़े उस आयनिक कंपाउंड को हम नहीं समझ सकते कि आखिरकार आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कैसे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा, एनर्जी टर्म्स involved in the formation of ionic compound। ठीक है, एक क्या क्या एनर्जी चेंज होती है, क्या आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या होता है। यहाँ पर होता ये है कि जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना होता है, कोई सा भी बॉन्ड हो, जरूरी नहीं आयनिक बॉन्ड ही हो, कोई सा भी बॉन्ड हो, एनर्जी रिलीज होना जरूरी है। ओवरऑल एनर्जी रिलीज होना जरूरी है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है, वहां पर सिस्टम की एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सब मैंने कल भी बताया था आप लोगों की, जो भी काम होता है, जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या होगा, ओवरऑल डिक्रीमेंट होगा, एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमें यहाँ पे देखना है कि एनर्जी आखिरकार डिक्रीज कैसे होगी। तो हमने कल जो देखा था उसमें हमने कहा था कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कैटायन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन होता है। कैटायन का मतलब समझते हो तुम, पॉजिटिव चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज आयन को ही हम क्या बोलते हैं, कैटायन। ठीक है, आती बात समझ में। अब अगर कैटायन जो है, पॉजिटिव चार्ज आयन जो है वो फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी एनर्जी है यहाँ पर जो इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पर चेंज होने के लिए। तो यहाँ पे जो कैटायन का फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयन का जो फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, देखो मैं इसको एक एटम से समझाता हूँ। माना कि कोई एटम है, ठीक है, और यहाँ पे इसका कोई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं मान लेता हूँ, ये इसका सेकंड शेल, और यहाँ पे मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ। मतलब इसको मैंने क्या ले लिया, लिथियम एटम ले लिया। ठीक है, अब लिथियम जो एटम होता है उसको मेरे को यहाँ पे गैस फेस में लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कैसे ले रहा हूँ, गैस फेस में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो लिथियम जो है उसको मैं यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के साथ क्या है, अट्रैक्शन में। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली इनके बीच में क्या होगा, एक इंट्रैक्शन अट्रैक्शन होगा। ठीक है, हम यहाँ पर मुझे पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तो पॉजिटिव चार्ज में हम क्या देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। अब बैठे बैठे तो रिलीज होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, और अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। जब एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो लिथियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब मुझे यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, उसी एनर्जी को मैं क्या बोलता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलता हूँ मैं यहाँ पर, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकता हूँ, तो मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या दे सकता हूँ। आप लोग वैसे ये सब पढ़ चुके हो फेवरेट टेबल में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी the energy which is required to remove an electron from isolated gaseous atom। आती बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि वो एनर्जी
जो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो नीड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि ये जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो ओवरऑल एटम की एनर्जी जो है यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी को क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब ये किस तरह का प्रोसेस है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, यहाँ पे एनर्जी दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक प्रोसेस। जबकि हम अभी कह रहे थे यहाँ पर कि बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो हमारा जो फर्स्ट एनर्जी है उसमें तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी इंक्रीमेंट हुआ है। तो बाकी एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पे, तो आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अभी तो और एनर्जी बनेगी, एनायन भी तो आएगा। तो हम एनायन के बारे में देखते हैं। ये बात समझ में आती है, मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हम पैरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ चुके हो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी टर्म यूज करने से पहले मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। इस तरह से जब ये एनर्जी, जिसे आयनाइजेशन रेडिएशन लाइक फोटोन और एक्सरे किसी न्यूट्रल एटम पे पड़ती है, तो जब ये एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन पर आती है या एटम इसको एक्सेप्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी लगती है उसे ही हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सेकंड एनर्जी टर्म जो होता है उससे किसका फॉर्मेशन होगा, एनायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और एनायन का फॉर्मेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन बाय गैसेस एटम, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन में कौन सी एनर्जी यहाँ पे काम आती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी काम आती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये जस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट ही है, कोई अलग नहीं है। इनकी जो वैल्यू है वो भी जस्ट अपोजिट ही आती है। जो कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी दे रहा है उतनी ही वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को लेने में भी करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जिस तरह से हमने आयनाइजेशन एनर्जी में देखा था कि इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा था, तो यहाँ पर अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसके अंदर भी तो शेल होंगे, वैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होगा, और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर ऐड होगा तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। और अगर ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर होता क्या है, देखो कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। क्या होगा यहाँ पर, एनर्जी लूज, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, लूज होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है मतलब इसको खुद को ताकत लगानी पड़ रही है कि इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लो और इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को बचा लो। तो ये अपनी एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। और एनर्जी लूज होती है तो ये जो प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। किस प्रकार का प्रोसेस होगा ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक बात। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होता है आइसोलेटेड गैसेस एटम में, और यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो हम इसे मोनोवेलेंट एनायन बोलेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, एटम प्लस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बनाता है एनायन प्लस एनर्जी। और इसमें जो थर्ड टाइप की एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो देखो बहुत ज़्यादा खास एनर्जी है ये लैटिस एनर्जी। और इसकी खास बात क्या है, क्योंकि लैटिस एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लैटिस एनर्जी, इससे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, हमें इसे पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। लैटिस एनर्जी को खास ध्यान से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे। पर लैटिस एनर्जी के ऊपर ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इसको थोड़ा सा क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा आराम से बैठ के इम्तिहान से इसको देखना, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी होता क्या है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज मिल गया, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थ्रू हमें क्या मिल गया, नेगेटिव चार्ज, मतलब एनायन का फॉर्मेशन हो गया। तो एक तो कैटायन बन गया, दूसरा एनायन बन गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आप लोगों को ये भी पता है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक कैटायन है दूसरा एनायन है और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे विदाउट एनी डाउट। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये अट्रैक्शन कुछ इस तरह से होता है, ये प्लस और ये नेगेटिव चार्ज। हो सकता है कि अट्रैक्शन कहाँ से हो, यहाँ से हो जाए, दूसरा नेगेटिव चार्ज। हो सकता है कि अट्रैक्शन कहाँ से हो, यहाँ से हो जाए। हो सकता है अट्रैक्शन कहाँ से हो, यहाँ से हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि अट्रैक्शन कहाँ से हो, सामने से हो जाए, आपकी तरफ से कुछ इस तरह से, क्योंकि मेरे पास 2D बोर्ड है तो मैं सामने से नहीं दिखा सकता, आप थोड़ा समझ जाना। हो सकता है कि अट्रैक्शन यहाँ से हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनती है, हम इसको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पर अभी मैं इतना समझा रहा हूँ। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो इससे पॉजिटिव चार्ज भी अट्रैक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अट्रैक्ट हो गया, ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से भी अट्रैक्ट होगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अट्रैक्ट होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अट्रैक्ट होगा मतलब सामने से, और एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ से होगा, पीछे से। अब आगे जाके ये पॉजिटिव चार्ज फिर किसी नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, साइड से भी होंगे और ऊपर से और नीचे से भी क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। तो लगातार देखो क्या हो रहा है, और इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये लगातार ये अट्रैक्शन क्या होता है, चलते जाते हैं, ये लगातार ये अट्रैक्शन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब एक कैटायन और एक एनायन, अब एक कैटायन और एक एनायन, कम से कम हम 1 मोल की तो बात करेंगे, यहाँ पे मिनिमम 1 मोल की तो बात करेंगे। तो मिनिमम 1 मोल कैटायन और मिनिमम 1 मोल एनायन जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सिर्फ एक पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर कट बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन को तो कौन किसके रोक सकता है। देखो बॉन्ड क्लियर, मैं एक आराम से सिंपल सी बात बताता हूँ। बॉन्ड का मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी। एक आदमी अपनी लाइफ में अगर वो सही आदमी हो तो एक शादी करे, ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन है, और जिंदगी में अट्रैक्शन तो तुम लोगों को पता है कहाँ, पता नहीं कब कब अट्रैक्शन हो जाता है, ऑटो में बैठ, तो अट्रैक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, बहुत सारा अट्रैक्शन कर दिया, जहाँ तक इनकी कैपेसिटी थी अट्रैक्शन करा दिया, और इतने सारे अट्रैक्शन हुए यहाँ पर कि जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दी, क्योंकि ये तो गैस फेस में थे, ये भी गैस में था और ये भी गैस में था, ठीक है। और ये जो अब इतने सारे अट्रैक्शन हो गए कि ये सारे एटम इतने पास पास आ गए, ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हो स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ गैस इज लोअर देन स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो गैस की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, सॉलिड से कम होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अट्रैक्शन इतना बड़ा, इन्होंने एक जाइंट लैटिस का फॉर्मेशन किया, सॉलिड फॉर्म में आ गए, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, और हम चाह भी क्या रहे हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर लैटिस एनर्जी में एक बात और ध्यान देना है कि जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो हम जानते हैं कि ड्यू टू अट्रैक्शन हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, ध्यान से सुनो। जहाँ पर अट्रैक्शन होता है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। जैसे अभी 2 दोस्त हैं, शांत बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों आराम से प्यार से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो माहौल कितना शांत रहता है, और वहाँ पे 2-4 घंटे रह ले कोई दिक्कत नहीं, आसपास के पड़ोसियों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहीं पे वायलेंस ही क्रिएट हो जाए, वो एक दोस्त दूसरे के थप्पड़ मार दे, इधर वो दोस्त दूसरे के लात मार दे, और दोनों भिड़ जाए, तो क्या होता है, आसपास के इलाके के लोग जो वो भी इधर उधर भागेंगे, अगर लड़ाई होगी भागो यहाँ से। आ रही है बात समझ में। आप मार्केट में जाते हो, 2 सांड आपस में लड़ते हैं, आप रुकते हैं क्या देखने के लिए, नहीं रुकते ना, भाग जाते हैं वहाँ से, पता नहीं कौन सा सांड अपने ऊपर कूद जाए, ठीक है ना। तो जहाँ पर अट्रैक्शन होता है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जहाँ पर रिपल्शन होता है वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होती है, और जहाँ पर एनर्जी इंक्रीज होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है। अब आप देखो यहाँ पे खास बात
कि कितनी सारी एनर्जी रिलीज होगी, इतना सारा अट्रैक्शन हो गया कि इतनी सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो गई कि ये बहुत स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी, लैटिस एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे ये बात समझ में आती है। तो देखो हमने क्या देखा यहाँ पर, ड्यू टू लैटिस एनर्जी यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस है हमारा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ड्यू टू आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, गेन होती है, एनर्जी गेन। और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वापस एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी के थ्रू इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है कि उसको ओवरकम कर जाता है, किसको, एनर्जी गेन बाई आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी लेता है उससे ज्यादा ये एनर्जी क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और ओवरऑल हमारा आयनिक कंपाउंड जो एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से हमारा आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। आती है यहाँ तक बात समझ में आती है। तो हमारा अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाऊं, जैसा मैं एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, मैंने कल भी इसको समझाया था लेकिन अब मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह के थ्रू समझाता हूँ। तो अगर मैं एक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को लेता हूँ तो देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए क्या होगा, आप लोग क्या सोचते हैं, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, सोडियम यहाँ पे जो है वो गैस के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में। तो हमारा जो सोडियम है, हमारा जो सोडियम है जो कि गैस फॉर्म में है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, और जैसा कि मैंने कल बताया था कि इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और किस में आ जाएगा, सोडियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एनर्जी कौन सी लगी। मैं यहाँ पे क्या बता सकता हूँ, यहाँ पे एनर्जी यूज में आई है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड प्रोसेस जो है यहाँ पे क्या काम आया हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी काम आया। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड प्रोसेस में क्या होगा यहाँ पर, ये भी सोडियम प्लस गैस ही है। सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आप लोग समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, क्लोरीन एटम। ठीक है, वो भी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। ये एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cl-। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया कैटायन और ये बन गया हमारा एनायन। अब आप बताइए कि आगे क्या होगा, हमारा Na+ बन गया और Cl- बन गया। ठीक है, हमारा Na+ भी बन गया यहाँ पर और Cl- भी बन गया। तब बताइए तीसरी एनर्जी कौन सी काम आएगी, तीसरी एनर्जी यहाँ पे काम आती है कौन सी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो हमारी जो थर्ड एनर्जी यहाँ पे काम आएगी वो कौन सी है, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी में क्या होता है, यहाँ पर सोडियम प्लस गैस मैं कितनी बात कर सकता हूँ, मिनिमम 1 मोल। ठीक है, और Cl- गैस, इसमें भी कितनी बात कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, 1 मोल। ठीक है, ये दोनों मिलकर मतलब 1 मोल सोडियम प्लस और 1 मोल Cl- आपस में मिलकर क्या बनाएंगे यहाँ पर, NaCl, और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी काम आई है वो क्या आई है, लैटिस एनर्जी। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो इस तरह से एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मैं इसको समराइज कर देता हूँ थोड़ा सा। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ इस चीज़ को, ये जरूरी भी है बीच बीच में रिवाइज करना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या देखा था कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। हमने ये भी देखा कि बॉन्ड्स आखिरकार बनते क्यों हैं, हम जानते हैं क्यों बनते हैं, उसको ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज करनी है और साथ के साथ उसको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना है। ठीक है, बॉन्ड हमने देखा 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कौन सा है हमारा, इंटर एटॉमिक
बॉन्ड। और इंटर एटॉमिक बॉन्ड कितने टाइप का देखा था हमने? 4 टाइप का देखा था। कौन कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। अब दूसरा जो था वो क्या था, जब एक इन बॉन्ड के थ्रू, ये जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है ये प्राइमरी बॉन्ड कहलाते हैं और इनके थ्रू बनने वाले बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। हमने कल देखा था 200 to 400 किलो जूल पर मोल इनकी एनर्जी का मेजरमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जब एक बार मॉलिक्यूल बन जाता है तो मैंने कहा था कि दो मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है, पर वो इतना जरूरी नहीं है, होता है। ये जरूरी था, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर होता है, अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। तो वो सेकेंडरी बॉन्ड होता है और सेकेंडरी बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी लो होती है, 2 to 40 किलो जूल पर मोल उसकी एनर्जी होती है, ठीक है। और हमने उसके टाइप भी देखे, नॉर्मल 2 टाइप की बात की थी मैंने, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की थी और दूसरी वॉन डेर वाल्स बॉन्ड की बात की थी, ठीक है। फिर मैं आयनिक बॉन्ड की तरफ चला था और मैंने आयनिक बॉन्ड में क्या कहा था कि दो अपोजिट आयंस जो है वो आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये मैंने ये भी बात किया था कि आखिरकार यहाँ पे ऐसे क्या क्या एनर्जी चेंज है या ऐसा क्यों होता है यहाँ पर। तो हमने क्या देखा था कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है तो पहले आयन का फॉर्मेशन होना जरूरी है। और आयन 2 टाइप के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन बनने के लिए, कैटायन बनाने के लिए यहाँ पर उस एटम को गैसेस फेस में लाना पड़ेगा और गैसेस फेस में लाने के बाद उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में। तो उस अट्रैक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो टर्म होता है ये वो क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ये इसे क्या कहेंगे हम, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है और कैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। तो सिस्टम की एनर्जी ओवरऑल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि हम क्या चाहते हैं कि सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाए, डाउन हो जाए। सिस्टम की एनर्जी डाउन होगी तो वहां पर एनर्जी डाउन होते ही स्टेबिलिटी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इतना बात समझ में आता है। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ कैटायन का फॉर्मेशन देखा, एनायन का भी तो फॉर्मेशन जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थ्रू एनायन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थ्रू एनायन का फॉर्मेशन होता है। आ रही बात समझ में? तो उसमें क्या होता है कि गैसेस एटम जो है, गैसेस फेस में जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी का क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब जब एक कैटायन बन गया और जब एक एनायन बन गया तो ये दो ऑपोजिट चार्ज जो है वो 100% एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन में आएंगे। तो अब चार्ज है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा, ये तो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन जो है वो हर तरफ से हो सकता है। जैसे सोडियम को अगर मैं गोले से शो करता हूँ, एक एटम को एक गोले से शो करता हूँ, तो वो जो दूसरा Cl- है वो इस साइड से भी आ सकता है, इस साइड से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है, सामने से भी आ सकता है। अलग अलग मॉलिक्यूल में, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट उसमें हो सकता है। और वो लगातार क्या होते हैं, वो अट्रैक्शन एक दूसरे के थ्रू आगे बढ़ते रहते हैं और एक जाइंट मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर इतने सारे अट्रैक्शन है, इतने सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल जाती है कि हमारा आयनिक बॉन्ड जो होता है वो हाईली स्टेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है हमारा आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आता है? इसमें कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं आपके सारे प्रॉब्लम को एनी टाइम, अब जब चाहो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको हाथों